नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 10 करोड़ की आबादी वाला ईरान बात बात पर अमेरिका से लोहा ले रहा है और इधर 140 करोड़ का देश भारत अमेरिका के आगे चुप क्यों हो जाता है, साइलेंट क्यों हो जाता है। और बात सिर्फ मैं ईरान की नहीं कर रहा हूं। अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखें, तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ यह मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहां के राष्ट्रपति हर मोर्चे पर ट्रंप को चैलेंज दे रहे हैं। और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो पिछले साल भर से बात बात पर ट्रंप के आगे झुकते चले जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इसकी असली वजह क्या है, और क्या यह बात एकदम सही है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को सुन लीजिए। बात भारत की है, हमारे देश की है, और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतिहास में जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, चाहे हम कमजोर हों आर्थिक रूप से, चाहे हम कमजोर हों सैन्य शक्ति के रूप में, कभी भी भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना झुका है जितना मोदी जी आज झुक चुके हैं। अब यशवंत सिन्हा ने आज 3 ताज़ा मामलों पर मोदी जी की सारी असलियत खोलकर देश के सामने रख दी है। मोदी जी क्यों झुक रहे थे, क्या मजबूरी थी, और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा का ये जो इंटरव्यू है, अगर मोदी जी देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक फैक्ट जो है सारे धागे खोल दिए। लेकिन सिन्हा साहब का ये इंटरव्यू सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि वो 3 ताज़ा मामले क्या हैं जहां देश वाकई, बल्कि देश नहीं, एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठा है, वो झुकता हुआ दिखाई क्यों दिया। अब दोस्तों, पहला मामला ब्रिक्स का है, जिसमें नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री वाकई कमज़ोर ज़मीन पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ब्रिक्स जान लेते हैं, जो लोग नहीं जानते दोस्त। ब्रिक्स को एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो ब्रिक्स मतलब, बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये इन मुल्कों का एक ग्रुप है जिसमें अब नए देश भी सदस्य बन रहे हैं, जैसे ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, और भी कई कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो रही हैं। अब दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नौसेना की एक एक्सरसाइज थी, जिसमें भारत को जाना था, जिसमें चीन के जो हैं जहाज़ आने थे, रशिया की सबमरीन्स आनी थी। साउथ अफ्रीका के पास केप टाउन में एक जगह है जो आपको नक्शे पे दिखाई दे रही है, यहीं पर यह एक्सरसाइज होनी थी। अब क्योंकि भारत जो है वो इस साल ब्रिक्स की सदारत कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को तो जाना ही जाना था, और भारत जा भी रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान में टेंशन शुरू हुई, अमेरिका जो है ईरान पर हमला करने की ताक में था, उस वक्त अमेरिका से, ऐसा लोग कहते हैं, प्रेशर आया और भारत इस नेवल एक्सरसाइज से, इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पीछे आ गया। चाइना पहुंचा, यहां तक कि ईरान पहुंचा, साउथ अफ्रीका वहां पर है, रशिया है, बाकी मुल्क हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वहां नहीं पहुंच रहा है जो सदारत कर रहा है ब्रिक्स की, सोचिए आप। और इधर जब सरकार से पूछा जा रहा है तो विदेश मंत्रालय ये तो कह रहा है कि हमने विड्रॉ कर लिया। जवाब गोलमोल ही दिए जा रहे हैं। India has not joined because of several reasons. I don't have the exact, but for sure I will update you as to why we were not able to participate in this particular exercise this time. अब दूसरा ताज़ा मामला देखिए। दूसरा ताज़ा मामला जो है वो भी ईरान से ही जुड़ा है कहीं ना कहीं। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह बन रहा है, और ये जो बंदरगाह है, ये भारत और ईरान मिलकर ये बंदरगाह सी पोर्ट बना रहे हैं। अब इस सी पोर्ट से भारत को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये जब पोर्ट बनेगा तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान का रास्ता खुल जाएगा, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। अब सोचिए, इतना इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ईरान हमारे साथ बना रहा है, लेकिन ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा कि आप ईरान के इतने करीब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईरान तो टारगेट पर है इजराइल और मिस्टर ट्रंप के। लिहाजा भारत यहां से भी धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है, और दुनिया में मैसेज जा रहा है, ईरान की बात छोड़िए, मिडिल ईस्ट की बात छोड़िए, दुनिया में यह मैसेज जा रहा है
कि अमेरिका के प्रेशर में भारत कहीं ना कहीं से पीछे हट रहा है। और इस मुद्दे पर भी भारत सरकार कह रही कि नहीं 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 अभी देखेंगे अभी देखेंगे, यानी यहाँ भी जवाब साफ नहीं है भारत सरकार का। अब तीसरा मामला देखिए, तीसरा मामला दोस्तों ऐसा है जो हमारे बहुत से दोस्तों को हो सकता है मालूम ना हो, मुझे भी पूरी तरह से नहीं मालूम था। कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा साहब ने ही बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई उनके टाइम पे यशवंत सिन्हा जब विदेश मंत्री थे और वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2002 में भारत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार विदेश में अपना मिलिट्री बेस बनाया, जहां से हमारे लड़ाकू विमान, हमारे एयरफोर्स के विमान वहां से उड़ान भरेंगे। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान जो मुल्क है वहां पर यह हवाई अड्डा बना। और यह हवाई अड्डा वाजपेयी के टाइम पे भी चला, मनमोहन सिंह के 10 साल में भी चला, मनमोहन सिंह भी नहीं टिटके। लेकिन 2022 में जब इसका करार खत्म हो रहा था, मोदी प्रधानमंत्री थे, फिर प्रेशर आता है कि भाई आप मिलिट्री बेस क्यों बना रहे हैं, चाइना को तकलीफ है, तजाकिस्तान को दबाया जा रहा है, ऐसे में भारत को आगे आना चाहिए था। ये हवाई अड्डा, मिलिट्री बेस, हमारी ताकत विदेश में, इस हवाई अड्डे का करार भी हमने छोड़ दिया। खबर 2025 में ही, कुछ दिन पहले, और अभी तक देश को नहीं मालूम है। और इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर भी आप यशवंत सिन्हा से खुलासा सुनिएगा, क्योंकि वो विदेश मंत्री, पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने इस मिलिट्री बेस पर कदम रखा था। सुनिएगा उनको, बड़ा खुलासा है। अब दोस्तों यशवंत सिन्हा को क्यों सुनना चाहिए आप कहेंगे, उसकी वजह है, एक तो वो विदेश मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, मोदी जी के सीनियर रहे, मोदी जी की रग रग से वाकिफ़ हैं, बीजेपी की रग रग से वाकिफ़ हैं, अंदर की बातें उनको पता है। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस दौर में मैं कहूँगा कि इस बीजेपी इकोसिस्टम के वो ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि अब उनका वास्ता नहीं है न बीजेपी से न मोदी से, लेकिन खुलकर बोलने वाले आज की तारीख में इस मुल्क के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, उनकी बातों पर मेरी गुजारिश है गौर करिएगा, कई खुलासे वो बताने जा रहे हैं। मेरा जो पहला सवाल है, हम बहुत से ऐसे डिसीशंस देख रहे हैं, भारत के डिसीशंस देख रहे हैं और ट्रंप के बहुत से इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, जैसे कोई आदेश दे रहा। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के आगे भारत झुकता जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं हर मामले में दखल दे रहे हैं और बजाय उस मामले पर एक फर्म स्टैंड लेने के भारत झुक रहा है, जैसे विपक्ष कहता है नरेंद्र इज सरेंडर? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम झुकते चले जा रहे हैं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि हम झुकते चले जा रहे हैं। और ये आज और कल की बात नहीं है, कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप जब दोबारा उन्होंने शपथ ली अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो उसके 20 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे भागते गिरते पड़ते मोदी जी व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां पर उनका वो स्वागत नहीं हुआ जो दूसरे शासनाध्यक्षों का हुआ, दूसरे देशों के। और ट्रंप ने उस समय ही कई बातें खरी खोटी सुनाई थी, उसको नजरअंदाज कर दिया गया हमारे द्वारा। लेकिन बात वहां नहीं रुकी, लगातार ट्रंप भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। और हम सब ये बात भूले नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए भारत के लोगों को, इस बात को कि सो कॉल्ड जो लोग गैर कानूनी ढंग से वहां रह रहे थे भारतीय, उनको किस तरह पैरों में, हाथों में, बेड़ियों में जकड़ कर भेजा गया भारत। और भारत ने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि हमारे जो विदेश मंत्री महोदय हैं उन्होंने कहा कि ये तो भारत का तरीका है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया जैसे देश ने इसका विरोध किया और उसके बाद वहाँ जितने लोग भेजे गए वो कोलंबिया के प्लेन से भेजे गए, सम्मान भेजे गए, इज्जत के साथ भेजे गए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप जानते हैं कि हम सब जो समाज में रहते हैं, हम इस बात से वाकिफ हैं कि अगर कोई बुली हमको दबाता है और हम दबते चले जाते हैं तो बुली और हमको दबाएगा। और ठीक सिलसिला हम देख रहे हैं मोदी जी का ट्रंप के साथ, कि वो दबाता चला जा रहा है और हम दबते चले जा रहे हैं। बात मोदी की भी नहीं है,
बात भारत की है, हमारे देश की है। और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतिहास में जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, चाहे हम कमजोर हों आर्थिक रूप से, चाहे हम कमजोर हों सैन्य शक्ति के रूप में, कभी भी भारत का कोई प्रधानमंत्री इतना झुका है जी जितना मोदी जी आज झुक चुके हैं। जी जी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री अब तक 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, उसमें वाजपेयी भी आ गए, उसमें देवगौड़ा और इंद्रजीत आई के गुजराल भी आ गए, उसमें कहीं ना कहीं वाजपेयी का भी टर्म आ रहा है, वीपी सिंह का भी आ रहा है, चंद्रशेखर का भी आ रहा है। सब के सब मोदी से कहीं ज्यादा बोल्ड थे ये पूर्व विदेश मंत्री और मोदी जी के सीनियर यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं। यशवंत जी, अब मैं असली इशू पे आता हूँ, ताज़ा इशू पे आता हूँ, और ताज़ा इशू ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हम जिस तरह से साउथ अफ्रीका के न्योते पर नेवल एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए, चाइना था उसमें, रशिया था, ईरान था उसमें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, सारे लोग, सारे मुल्कों की नौसेना वहाँ पर थी, लेकिन भारत जो है वहाँ पर नहीं गया। और नहीं क्या गया, उसने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, वापस भारत वहाँ से आया। क्या ये एक तरह का सरेंडर है, या एक तरह से आपको लगता है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत जो है इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुआ और दब गया? एक जो लंबी लिस्ट है जहां जहां भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया है, उसमें ये जो वाकया है वो एक और नई कड़ी बन के जुड़ गई है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि लगातार हम सरेंडर करते जा रहे हैं अमेरिका के सामने, और इस मामले में भी हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगर मिस्टर वाजपेयी होते प्रधानमंत्री, आप होते विदेश मंत्री, तो क्या ब्रिक्स के इस नेवल एक्सरसाइज में आप शामिल होते? भले ही अमेरिका टोकता कि भाई मत जाओ, मिस्टर सिन्हा आप इंडिया को मत वहां पर शामिल करिए, तो आप लोगों का क्या जवाब होता, या किसी और भी? जी, अगर हमने फैसला किया होता कि हम ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे, जिसमें चाइना भी होगा, और ये एक्सरसाइज या कोई और भी मान लीजिए सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा, तो हम अगर सोच समझ हमने फैसला किया है तो हम जरूर शामिल होते। और खास करके उस परिस्थिति में जबकि हम जानते कि अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारे ऊपर ये आरोप लगेगा, जो सही आरोप होगा, कि हम अमेरिका के दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि चाहे अटल जी हों, चाहे और कोई प्रधानमंत्री हों इस देश के, किसी ने भी अमेरिका के सामने इस तरह सरेंडर नहीं किया जितना कि आज 56 इंच की छाती वाले मोदी जी, जो अपने को देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं और विश्व गुरु बताते हैं, उन्होंने करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो टेंशन थी, जिस तरह से लग रहा था कि कहीं जंग शुरू हो जाएगी, और दोनों तरफ से काफ़ी हम देख रहे थे कि एक टेंशन था, तनाव था पूरे मध्य एशिया में, तो क्या इसकी वजह से भारत ने सोचा कि हम पीछे हट जाते? देखिए, इसमें तो पीछे हटने का कोई इस कारण कोई सवाल नहीं था। इसलिए नहीं था कि उस एक्सरसाइज का ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात कि अगर ईरान से जो हमारे रिश्ते रहे हैं उसको भी हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं अमेरिका के दबाव में, तो मैं मानूंगा कि ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगी ये बात। क्योंकि ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। ईरान के साथ हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से। और अगर अमेरिका के दबाव में इस मामले में भी हम आ जाते हैं तो इसका अर्थ यही होगा ना कि हमारे जितने द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो भी हम तय करेंगे अमेरिका के दबाव में। आज वो कह रहा है कि ईरान के साथ संबंध आप ठंडे बस्ते में डालो, तो कल किसी और देश के बारे में कहेगा। इससे मत बोलिए।
हाँ, कि मत करो, क्यों खास करके ऐसे समय में जबकि दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है। जी। एक और जो बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह चाबहार बंदरगाह जो पोर्ट है जिसमें भारत और ईरान मिलकर ये पोर्ट बना रहे हैं ईरान में, उससे भी भारत पीछे मतलब हटता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते कि भारत और ईरान मिलकर ये बंदरगाह बनाएं, जिससे एक नया रास्ता खुलेगा, एक नई रूट खुलेगी। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापार के दृष्टि से अगर हम देखें, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि आप पीछे हटिए और हम देख रहे हैं भारत पीछे हट रहा है। तो क्या ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर है भारत की तरफ से, भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से? ब्लंडर है और शर्मनाक ब्लंडर है। मैं फिर एक थोड़ी पृष्ठभूमि आपको देता हूं। चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक बड़ा भारी पोर्ट बनाया है बलूचिस्तान में, जिसका गवादार। नाम गौडर जी। गौडर पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान में उससे लगभग सटे है। आप जी। जानते हैं पाकिस्तान होकर हम अफगानिस्तान या मध्य एशिया के देशों में नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए सोच समझकर ये रणनीति बनाएगी, ईरान को विश्वास में लेकर कि हम ईरान में एक पोर्ट बनाएंगे जो भारत से बिल्कुल नजदीक होगा, और वो चाबहार उसके लिए चुना गया। 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमने उसमें इन्वेस्ट किया है और दोनों ईरान और भारत ने मिलकर उस पोर्ट को बनाया है। और जी। वहां से हमने सड़क बनाई है जो अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया जाती है, और इसलिए बनाया है कि हम सेंट्रल एशिया पहुंच सकें। सेंट्रल एशिया के देश हमारे लिए हर दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम कट जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमको याद है कि एक बार विदेश मंत्री के हैसियत से मैं काबुल जा रहा था, तो मैं चूंकि पाकिस्तान होकर नहीं जा सकता तो लंबा रूट हमको लेना पड़ा अरब सागर ईरान होते हुए, तब हम अफगानिस्तान पहुंचे थे। तो चाबहार बन जाने से हमारे जहाज वहां जा सकते हैं, वहां से ट्रक से वो अफगानिस्तान जा सकते हैं, अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो हर दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना इतना महत्वपूर्ण था जिसको कभी कम कर आंका ही नहीं जा सकता है। और अगर अमेरिका के जो संबंध हैं ईरान के साथ और अमेरिका के दबाव में आकर भारत चाबहार पोर्ट से विड्रॉ करता है, तो मैं कहूंगा कि ये भविष्य के लिए बहुत ही एक न केवल गलत बल्कि शर्मनाक फैसला मोदी सरकार का होगा कि हम चाबहार पोर्ट से भी बाहर हो गए। जी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी कि ईरान के साथ जो भी व्यापार करेगा, ईरान से जो भी तेल लेगा, मैं 25% टैरिफ और बढ़ा दूंगा, तो भारत को ये लगा कि भाई 50% टैरिफ पहले से ही बढ़ा हुआ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ टैक्स हम दे रहे हैं जहाँ तक अमेरिका की बात है, और ये टैक्स अब 50% से बढ़कर 75% हो जाएगा। तो क्या इस वजह से भारत झुका? ये एक प्रेशर था ट्रंप का? देखिए 50% हो, उसके पहले 25% था, फिर उसके बाद 75% हो जाएगा या 500% हो जाएगा। भारत सरकार का तो यह है कि पल्ला हम झाड़ के निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा इसका। पता नहीं हमारा शरीर कितना फिसलन भरा है कि इसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि अमेरिका जाने वाला हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भारी डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है, और हम कहते हैं नहीं हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान के साथ हाँ हमारा तो बहुत इतना कम व्यापार है ईरान के साथ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईरान के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है या टैरिफ बढ़ाता है। तो ये नहीं चलेगा, ये देश की जनता को भुलावे में रखने वाली बात है। और मोदी जी बराबर यही करते हैं कि तथ्य देश की जनता के सामने नहीं रखते हैं, देश की जनता को भुलावे में रखते हैं और देश का नुकसान करते जा रहे हैं। अमेरिका के दबाव में चाबहार से वापिस आना, हालांकि हमको कहीं देखने को मिला कि शायद अप्रैल तक मोहलत है अमेरिका की तरफ से कि हम चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्रैल के बाद
वो मोहलत अमेरिका ने नहीं दिया। मैं मान सकता हूं, देखिए यहाँ पर एक फर्क हमको करना जरूरी है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते हुए कोई प्रतिबंध लगाए तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर प्रतिबंध लगा दे, ये कहाँ का नियम है? ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बना द्वितीय महायुद्ध के बाद, जी, उसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन ट्रम्प तो अपने धुन में मस्त हैं, वो किसी की बात न सुन रहे हैं, न किसी की चिंता कर रहे हैं। जी, तो भारत को तो कम से कम इसका शिकार नहीं होना चाहिए। जी। एक चीज़ सिरा साहब और कहूँगा, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और हर हिंदुस्तानी के समझ में नहीं आ रहा है, कि एक तरफ हम झुकते चले जा रहे हैं, हम सरेंडर करते जा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए किसी के आगे झुक रहे हैं, तो हमें फिर इनाम भी तो मिलना चाहिए। हमको ट्रम्प से कुछ मिल भी नहीं रहा है और हम ट्रम्प के आगे झुकते भी चले जा रहे हैं। मतलब एक तरफ हम जितना झुक रहे हैं उतना टैक्स बढ़ रहा है। तो ये कैसी विदेश नीति? क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से फ्लॉप है, या इसमें बिल्कुल भी कहीं कोई सोच नहीं है, इसके अंदर कहीं पर कोई थिंकिंग नहीं है? देखिए, इसके पहले सवाल में आपने पूछा कि अगर अटल जी प्रधानमंत्री होते, आप विदेश मंत्री हो, तो आप क्या करते? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी सरकार में विदेश मंत्री होता तो मैं ये मशवरा देता प्रधानमंत्री को कि हम बाकी दुनिया को एकजुट करें। ये जो मनमानी चल रही है दुनिया भर में ट्रम्प साहब की, उसके खिलाफ हम दुनिया के देशों को एकत्रित करें और इसके खिलाफ दुनिया के देश खड़े हों। भारत न केवल झुकता जा रहा है, बल्कि ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है। किसी के साथ हमने कोई बातचीत नहीं की। मान लीजिए कि ट्रम्प साहब ने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया और टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर, तो कम से कम हमको ये, हम तो सदस्य आज के दिन है, चीन सदस्य है, रूस सदस्य है, हम वहां जाकर WTO में क्यों नहीं कहते हैं कि बिल्कुल नाजायज कर रहे हैं ट्रम्प और WTO के को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस में जाकर हम क्यों नहीं कहते हैं जी, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, यूएन जनरल असेंबली को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? भारत तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ट्रम्प हमारे ऊपर जो बोझ डालते जा रहे हैं उसके सामने हम झुकते चले जा रहे हैं और अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो रही है, अर्थ नीति फेल हो रही है, हम कहीं कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं? भारत का इतना बड़ा रोल रहा नेहरू के टाइम पर या इंदिरा गांधी के टाइम पर कि दुनिया सलाह मांगती थी, दुनिया के नेता माने जाते थे, इवन वाजपेयी के टाइम पे। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं कि बिहार जीत लो, दिल्ली जीत लो, मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीत लो, म्युनिसिपैलिटी तक उतर आए हैं वो, कि ये सब चीजें जीतो? मतलब सारा फोकस क्या मिस्टर मोदी का सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर है, और इस चुनाव जीतने के चक्कर में वो दुनियादारी सब भूलते चले जा रहे हैं, देश को फंसाते चले जा रहे हैं? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना अब किसी के लिए संभव नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे विथ बेटेड ब्रेथ कि बंगाल में क्या हो रहा है, जहां ममता जी, मुकाबला कर रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये सरकार जो है वो मात्र एक चुनाव जीतने की मशीन बन के रह गई है और किसी से उसका कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये है कि देश में म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम के चुनाव को से लेकर प्रदेश के चुनाव से आगे चलिए तो लोकसभा के चुनाव, ये सब चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है। तो देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश कमजोर हो रहा है। मोदी जी की जितनी नाकामी है आज के दिन, वो उस क्षेत्र में है जिस क्षेत्र को इन्होंने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा एसेट है। एक और सवाल इसी, क्योंकि बात अब विदेश मामलों की भी हो रही है,
क्या आपको लगता है जो भारत का मिलिट्री एयरबेस, विदेश में भारत का मिलिट्री बेस था तजाकिस्तान में, और 2002 में जब वाजपेयी सरकार थी, आप लोग जब थे, तब ये करार हुआ था कि हम हिंदुस्तान अमेरिका की तरह, चाइना की तरह हम भी विदेशों में जाके एयरपोर्ट बनाएंगे जहां हमारे जहाज लैंड करेंगे। और वो इतना स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो बनाया तजाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, वो भी हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। 2022 में हमने करार नहीं किया। तो क्या भारत को अपना फॉरेन एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस छोड़ना चाहिए था, भले ही वो फॉरेन इन्फ्लुएंस में छोड़ा हो? क्या आपको लगता है ये भी एक गलती है और दुनिया को अच्छा मैसेज नहीं गया कि हमने एक विदेश में अपना एयरबेस, मिलिट्री बेस सरेंडर कर दिया? देखिए, हमारा ताजिकिस्तान के ऐनी में जी। एक मिलिट्री एयरबेस था। हमारे एयरफोर्स के प्लेन वहाँ उतरते थे। उस हवाई अड्डे का हम संचालन करते थे। ताजिकिस्तान के साथ 2002 में हमारा एग्रीमेंट हुआ था 20 साल का, और हमारे ख्याल से वो इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एसेट था जो हमारे फुटहोल्ड को स्थापित करता था सेंट्रल एशिया में। मैं खुद उस जी। बेस पर गया। जब मैं विदेश मंत्री था और ताजिकिस्तान गया, तो मैं ऐनी गया और वहां जाकर मैंने पांव अपना रखा उस एयरबेस पर। तो इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट 2022 में हमने जब ये वर्तमान एग्रीमेंट खत्म हुआ तो जी। वो रिन्यू नहीं हुआ, हमने उस एयरबेस को छोड़ दिया। जी। तो मान लीजिए कि वहां पर भी किसी का दबाव रहा, हो सकता है ताजिकिस्तान के ऊपर भी हो कि चाइना का दबाव हो सकता है, किसी का हो चाइना का सकता है। दबाव जी। हो सकता है कि भाई इसको आगे मत बढ़ाओ। तो चाइना का दबाव होते हुए भी हम लोगों ने उस एयरबेस को बनाया था। तो ये तो भारी डिप्लोमेटिक फेलियर है मोदी सरकार की। और सबसे आश्चर्य की बात है कि 2002 से 2022 तक ये चला, 2022 में समाप्त हो गया। और हम लोगों को देश में पता चला कब? 3 साल बाद, 2025 में। 25 में। और देश की जी। जी। जनता को आज भी नहीं पता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हजारीबाग से, जी। और यहाँ मैं पूछ रहा था लोगों से कि क्या आपको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है? तो किसी को नहीं पता था कि ताजिकिस्तान में कोई एयरबेस भी था और उसको हमने गिव भारत अप का, कर। तो भारत का। जी। जी। तो क्या है इसमें? सोच ये है कि गिव अप कर दो, कमजोर कर दो भारत को। विदेश नीति फेल हो जाए तो हो जाए, देश कमजोर हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को जानने मत दो। तभी तो 3 साल इसको छुपा के रखा गया। जी। एक अंतिम सवाल मैं अब कर रहा हूँ, मुझे लगा कि आप मेरे सवाल का भी जवाब दे सकते हैं कि आप देश के ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, आप वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां जो हैं सिमट रही हैं, कारखाने कम हो रहे हैं, हमारे निर्यात कम हो रहे हैं, हमारे इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, रुपए का दाम जो है गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। क्या आपको लगता है कि, और विदेश नीति फेल हो रही है, संबंध हर जगह हमारे खराब हो रहे हैं, ना हम चीन के साथ क्लोज देखते हैं, ना हम अमेरिका के साथ देखते हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये देश संकट में फंसता चला जा रहा है और मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में देश को संकट में फंसाते चले जा रहे हैं? मैंने शायद आप ही के कार्यक्रम में या किसी और कार्यक्रम में ये बात कही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने 6 साल काम किया, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। 5 लगातार बजट हमने प्रेजेंट किए। हर बजट हम जाते थे डिस्कस करने अटल जी के साथ, और बहुत कड़े कड़े फैसले हम लोगों ने किए। अटल जी ने एक बार भी हमसे नहीं कहा कि यशवंत जी, इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर, इसलिए इस कदम को हम लोग छोड़ दें। अगर देश हित में है उस कदम को उठाना तो हम उठाएंगे, चाहे उसमें हमारा चुनाव में नुकसान नुकसान। जाए। मोदी जी ये नहीं सोचते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि हर कदम ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको चुनाव में फायदा हो। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सरकार की है, इसकी जितनी मशीनरी है वो भाजपा को चुनाव जिताने में ही लगी हुई है। ओके। और हाँ, और इसको किसी और चीज से मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, महंगाई है,
बेरोजगारी है, देश में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई है, कम्युनलिज्म सर उठा के सामने खड़ा है, विदेश नीति हमारी फेल हो गई है। कहीं पर भी कोई एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आज के दिन मोदी जी के 12 साल के शासन के बाद एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कमाल करके भारत ने दिखाया। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं दोस्तों, यशवंत सिन्हा सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, अभी भी एक्टिव हैं। ये कह रहे हैं एक ऐसा क्षेत्र नहीं, इलाका नहीं जहां भारत ने मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-12 सालों में कमाल किया हो। हर जगह कहीं ना कहीं नेगेटिव रिस्पॉन्स है, वो चाहे विदेश नीति हो, वो चाहे रक्षा नीति हो, वो चाहे अर्थ नीति हो, जो भी नीति हो, सामाजिक नीति हो, सिर्फ और सिर्फ चुनाव नीति, बीजेपी की चुनाव नीति, वोट बैंक नीति को छोड़ के कोई भी नीति जो है, ये कह रहे हैं यशवंत सिन्हा, वो फेल होते हुए दिख रही है और देश संकट की तरफ बढ़ रहा है। तो एक अलार्म बेल बज रही, खतरे की घंटी आज यशवंत सिन्हा ने बजाई है। देखना यह है कि होता आगे क्या है, लेकिन एक बात सही है कि मोदी जी की जो विदेश नीति जिस तरह से ट्रंप के आगे दब भी रहे हैं और ट्रंप हम पर टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि ना खुदा मिला और ना विसाले सनम। सिन्हा साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। घर के रहे ना घाट के रहे, ना घर के नहरा घाट के। थैंक यू सो मच सिन्हा साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।